हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 2023 आपका विज्ञान का जो 824 ईएल का सोल्यूशन था उसका सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको भी किसी पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे 97921647 पर व्हाट्सअप मैसेज करके वहाँ पर आपको पेपर अपना भेज सकते हैं। इसके बाद चलिए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला आपका खंड आ प्रश्न था, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन था, प्रकाश के परावर्तन के लिए नियम सदैव सत्य होते हैं, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के, केवल समतल दर्पण के लिए। तो ये जो प्रकाश का परावर्तन वो सभी प्रश्नों के लिए मान्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, ए और सी दोनों। तो आपका जो आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा भी बनता है और अवतल दर्पण द्वारा बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर था नेक्स्ट, अत्यधिक उच्च पदार्थ वाला प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है चालक, अर्धचालक, अतिचालक, विद्युत रोधी, इंसुलेटर। तो आपको पता होगा अचालक यानी कि कुचालक जिन्हें इंसुलेटर कहते हैं वो धारा का प्रवाह कम करते हैं। तो विद्युत रोधी पदार्थ कैसा कहलाता है? विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है आपका अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला। इसके बाद नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई होती है। तो वोल्ट आपको पता होगी, विभव की इकाई होती है, जूल कार की होती है, कूलाम किसका होता है? आवेश का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, वाट। विद्युत शक्ति इकाई कौन सी हो जाएगी? वाट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। तो आपको पता होगा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा का सूत्र क्या होता है? H बराबर आपने पढ़ा होगा, या W बराबर पढ़ा होगा आपने VIT, और आपने पढ़ा होगा I²RT, और एक सूत्र और था V²T/R। तो आपको देखना है I²RT कौन सा सूत्र लगेगा? W बराबर I²RT। तो आपने सूत्र देखा, W बराबर क्या था? I²RT। तो I² किसमें? वर्ग में है। तो आपका 3 गुना करेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा? 9 गुनी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 9 गुनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है तो उसके नेत्र में दोष होगा। तो आपको पता है अगर दूर की नहीं देख पाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति होगी फोकस पर, ध्रुव और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कहाँ पर होगी? जब अनंत पर होगी तो आपका वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका विभाग 2 आ जाता है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना उदाहरण है। कार्बन को वायु में जलाने पर संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि कार्बन प्लस O2 इक्वल टू बनता है CO2। तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है H2O2Cl2CO2। तो जिंक चूर्ण पर H2SO4 की संप्रेरक अभिक्रिया कराने पर H2 गैस निकलती, कौन सी? H2। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, H2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 था, सामान्य ताप क्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको ये कर लिया होगा आपने। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। कौन सा? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो आपको पता होगा प्रोपेनॉन किस में जाता है? कीटोन समूह में। तो कीटोन समूह का कौन सा हो जाएगा? तो आप देखिए इसमें आपका अल्कोहल दिया गया है, ये एस्टिक का दिया गया है, कार्बोक्सिलिक का, ये एल्डिहाइड का। तो कीटोन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। कीटोन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम में दिए गए यौगिकों का सम्मेलन कॉलम बी में दिए गए उदाहरणों से कीजिए। तो एल्डिहाइड, तो आपको एल्डिहाइड समूह आपको कौन सा दिख रहा है? एल्डिहाइड समूह बी है। एल्काइन, तो एल्काइन आपका ये हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक आपका ये हो जाएगा। हेलो एल्केन ये हो जाएगा। एक बार आप लोग फिर से देख लें, एल्डिहाइड समूह ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एल्काइन का डी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक का आपका
ये करेक्ट हो जाएगा और हेलो एल्केन का ये हो जाएगा। इस प्रकार ये आपकी मैचिंग रहेगी। तो इसी में से आप अपना कर लेंगे, आपने जो किया होगा। चलिए एक बार इसमें से ऑप्शन बता देते हैं। आपसे कौन सा किया था? पहला का डी था, यानी कि फर्स्ट का डी। बी का था पहले का आपका सी था, पहले का आपका बी था, तो पहले का इसमें आपको बी दिया गया है। इसके बाद एल्काइन आपका डी था, एल्काइन वाला डी था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको इंग्लिश में दिया गया है। इसके बाद कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, तो आपको पता होगा 2 4 3 5। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका बायो से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका पहला था, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कर्षण होता है? जानन, उत्सर्जन, पाचन, परिसंचरण। तो आपको पता होगा निष्कासन, हानिकारक पदार्थ निष्कासन किससे? उत्सर्जन से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्सर्जन। इसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा डी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने, जॉन ग्रेगर मार्डेल, हुगो डी ब्रीज ने। तो किसने किया था? डार्विन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डार्विन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 17, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मटर के पौधे पर किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस पौधे को पुष्प एक लिंगी होते हैं? पपीता, गुड़हल, सरसों, मटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पपीता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पुष्प एक लिंगी होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर्टी स्थापित किया जाता है? तो अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। तो मानव जनन तंत्र में कॉपर्टी स्थापित कहाँ किया जाता है? अंडवाहिनी में किया जाता है। कहाँ? अंडवाहिनी में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है, एक क्रिया में पायरुविक अम्ल CO2 में इथेनॉल में परिवर्तित होता है, एक क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो ये जो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो सत्य नहीं है, ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन था, अवतल दर्पण के दो उपयोग को आपको लिखना था। तो इसका आप चश्मे में प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आलेख की, जबकि वस्तु ए अनंत पर एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, बी फोकस एवं दर्पण के बीच स्थित हो। आपको दो किरण आरेख बनाने थे। तो आपका पहला हम देखते हैं, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो सबसे पहले देखिए, आपको उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बनाना था। इस प्रकार ये उसने कहा है आपकी, ये मान लीजिए फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है। उसने आपसे कहा है अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि वस्तु यहाँ पर रखी होगी। कहाँ पर रखी होगी? यहाँ पर रखी होगी। तो यहाँ से एक वस्तु निकलेगी समांतर, जो फोकस से होकर जाएगी, और एक यहाँ से निकलेगी जो कि आपकी वक्रता केंद्र से होते हुए यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार ये प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोग देख लें। इसके बाद नेक्स्ट था फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच। तो इसकी देखिए आपका जो बनेगा इस प्रकार बनेगा। इसके बाद ये रहेगा आपका, उसने कहा फोकस यहाँ पर रहेगा और ध्रुव ये आपका है। तो वस्तु यहाँ पर रखी जाएगी। कहाँ पर? यहाँ पर। एक जो आपकी एक देखिए यहाँ से जाएगी, एक किरण निकलेगी आपकी फोकस से होकर जाएगी, एक किरण निकलेगी आपकी यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो आपका प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये आपके दो बनाने थे। इसके बाद था अपवर्तन के नियम लिखिए। 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर। लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति एवं क्या हम इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको करना था। तो चलिए हम देखते हैं। अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो हमारा पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, अगर काल्पनिक होगा तो उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है
तो उत्तल लेंस की आपको फोकस दूरी दी गई है, कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपको धनात्मक लेनी है। इसके बाद यू आपको दिया गया है, कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो ऋण 10 सेंटीमीटर लेंगे। और इसके बाद आपको पूछा गया है प्रतिबिंब की स्थिति, तो सबसे पहले हमें वी ज्ञात करना है। तो आपको यू एफ दिया गया है, तो आपको पता होगा 1/f बराबर सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रख के आप हल करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, तो आपका b बराबर इसमें कितना आएगा, v बराबर आपका कितना आएगा, 30/40 कितना आएगा, v बराबर प्लस का 30/40 कितना आएगा, v बराबर प्लस का 30/4 कितना आएगा, 30/4 आएगा, कितना आएगा, 30/4 आएगा। तो आपका v निकल आया है। इसके बाद आकार आपको निकालना है, तो आपको सूत्र पता होगा, लेंस में सूत्र क्या होता है, v/u इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आपको दिया गया है वस्तु, तो v/u इक्वल टू ऑब्जेक्ट I/O होता है, क्या होता है, I/O। आई मीन्स इमेज यानी कि प्रतिबिंब कितना बड़ा है, तो आपको वस्तु दी गई, आपसे प्रतिबिंब की साइज पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, v/u इक्वल टू I/O। तो v की वैल्यू आपको अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी, 30/4 निकाली थी, कितनी, 30/4। u आपको दिया गया है 10, और इधर I आपको निकालना है, और वो आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो इसका आप कैलकुलेशन हल करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, तो आपके जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर, कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था ओम का नियम लिखना था, तो आपने ओम का नियम लिख लिया होगा। किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों आपको वर्णन किया था। इसके बाद आपको 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा तथा उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा सूत्र P बराबर क्या होता है, P बराबर VI होता है। तो यहाँ से आप धारा निकाल सकते हैं। 400 बराबर आपको दिया गया था 200 इंटू आई, तो 2 से खत्म हो जाए, 0 0, तो आई बराबर आपकी आ जाएगी 2 एम्पियर। कितनी आएगी, आई बराबर 2 एम्पियर आएगी। इसके बाद आपसे ऊष्मा पूछा था, तो ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर आप VIT सूत्र पढ़ा होगा, तो VI आपका P होता है, P 400 दिया गया है, इंटू T आपका 5 मिनट में दिया गया है। तो मिनट को आपको सेकंड में बदल लेना है, तो इंटू 60 कर देंगे, इसका गुणा करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 400 इंटू 5 इंटू 6, 60, 6×5 = 30 और 4×3 = 12, तो कितना हो जाए, 6×5 = 30 और 30 का इसमें करेंगे तो 120 हो जाएगा। इतने जीरो लगा दें, कितने, 2 जीरो, तो इतने जूल आपकी ऊर्जा ऊष्मा व्यय होगी। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखना था। तो आपको ये पता होगा, ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव से होती हैं, पुनः उत्तरी ध्रुव पर निकल आती हैं, और ये कोण नहीं बनाती हैं। किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने की मैक्सवेल के क्राक सूत्र नियम को परिभाषित कीजिए। किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाइए। किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो समांतर होती हैं। इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ समझाइए। किसी विद्युत जनित तत्व द्वारा विद्युत उत्पादन किस प्रकार का ऊर्जा उपयोग होता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित की संरचना का नामांकित आरेख बनाकर उसकी कार्यविधि को समझाना था। भारत में आपूर्ति किए जाने प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो आपको पता हो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। कितनी, 50 हर्ट्ज होती है। इसके बाद आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अर्थ समझाना था, यानी कि जब किसी कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें उसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा धारा उत्पन्न होती है। यही चुंबकीय प्रेरण का अर्थ आपको लिखना था। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को आपको संतुलित करना था। CaCO3 + H2O। तो आपको देखिए यहाँ पर COSCO2 आपको कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कितना CO2 दिया गया है, ऑक्सीजन के 2 और 2 4 दिए गए हैं। तो आपका ऑक्सीजन देखिए 4 मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हाइड्रोजन आप देख लेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 हैं, कैल्शियम 1 है। तो ये आपको संतुलित, आपका ये समीकरण संतुलित था, इसमें आपको कुछ करना नहीं था। इसके बाद था CH4 + O2 CO2 + H2O। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, कार्बन, तो कार्बन एक ही है। इसके बाद आपको देखना है O2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपको देख रहे होंगे यहाँ पर आप कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, और यहाँ पर दिया गया है 1।
यहाँ पर टोटल 3 है, यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको दिए गए कितने कितने दिए गए हैं, यहाँ पर आपको दिए गए हैं एक। तो यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमारी मैच हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन में 2 का गुणा करना है, H2 में 2 का गुणा करना है, तो आपका हो जाएगा संतुलित। इसके बाद है Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस कॉपर सल्फेट में अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। तो आपको पता होगा जो फेरस है इसमें अभिकारक है और ये कॉपर सल्फेट उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है। उसमें अपघटन की अभिक्रिया का आपको एक उदाहरण देना था, तो आपने कर लिया होगा। इसके बाद निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखना था। आपको पता है ये क्या लिखा है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आपको क्या 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप आइन क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, यानी कि ये एल्काइन समूह का है तो यहाँ पर प्रोपाइन हो जाएगा। इसके बाद है आपका ये दिया गया है एल्डिहाइड समूह का CH3CH, तो आपको 1 2 3 4, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 4 का क्या होता है, एथ मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या हो जाएगा ब्यूटन डिहाइड, क्या हो जाएगा ब्यूटल डिहाइड, क्या हो जाएगा ब्यूटल डिहाइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्यूट ये लिखेंगे, इसके बाद एल्डिहाइड ब्यूटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। एल्डिहाइड समूह का क्या होता है, एल होता है, तो इसका क्या बनेगा, ब्यूटेनल बनेगा। इसके बाद परमाणु संख्या तो संयोजकता लिखिए। नाइट्रोजन की परमाणु संयोजकता आपको लिखनी है, मैग्नीशियम की लिखनी है। मैग्नीशियम की आपकी कितनी होती है, मैग्नीशियम की आपकी संयोजकता 2 होती है। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखनी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूर्ण होती हैं, तो वो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, संतृप्त। इसके असंतृप्त जिनकी सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूर्ण नहीं होती हैं, तो वो असंतृप्त कहलाती। संक्षारण अवक्षेपण अभिक्रिया ये कर लिए होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा 2 उपयोग लिखने थे। क्षार एवं अम्ल से आप क्या समझते हैं, इनकी दैनिक पीएच में 2 उपयोग लिखने थे। इसके बाद उपभोग पोषण किसे कहते हैं, सपोषी पोषण परपोषी को उपयोग उदाहरण देकर आपको समझाना था। इसके बाद पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। विभिन्न पुष्पों के अंगों का वर्णन करना था। इसके बाद था मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को विस्तार से वर्णन कीजिए। प्राकृतिक संसाधनों को संपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इनके संरक्षण प्रबंधन के उपयोग लिखिए। मानव के नरजनन तंत्र का संचित्र वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार ये आपका सोल्यूशन हो जाता है क्लास 10 का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।